हेलो दोस्तों। मैं गौरव वेलकम करता हूं आपका फर्स्ट महिंद्रा के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमने ज्योग्राफी की एक सीरीज शुरू यहाँ पर की है। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने जाने थे और यूनिवर्स टॉपिक से रिलेटेड जो थे, आज भी यूनिवर्स टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और एक और टॉपिक जो हमारे पास रहेगा वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड रहेगा। इन दोनों के कुछ क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे। एक प्रैक्टिस सेट है लगभग 30 क्वेश्चंस का, तो जानेंगे उसे और उसके आसपास के और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी पॉसिबल है वहां से, उन सबको जानने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से आज हम शुरुआत करते हैं। और वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा जरूर वीडियो को। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पूछा गया है, डैश को अब पृथ्वी के सौरमंडल के भीतर एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। हमारा जो सोलर सिस्टम है दोस्तों, उसमें एक प्लेनेट के रूप में नहीं माना जाता है। दोस्तों, पहले हमारे प्लेनेट में जो है 9 ट्रेडिशनल प्लेनेट हुआ करते थे, 9 परंपरागत ग्रह हुआ करते थे। आज के टाइम में वो 8 काउंट किए जाते हैं। 2006 में एक मीटिंग हुई दोस्तों, IAU इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई थी। चेक रिपब्लिक कंट्री है यूरोप की, वहां पर ये मीटिंग हुई थी और प्राग सिटी में। वहां पर उन्होंने डिसाइड किया था कि ट्रेडिशनल प्लेनेट की कंडीशन क्या होगी। 3 कंडीशंस रखी गई थी कि वो रेवोल्यूशन करता हो सन की, उसका एक प्रॉपर साइज हो और उसका अपना रेवोल्यूशन वे हो, किसी और के रेवोल्यूशन परिक्रमण पथ को वो काटता ना। जब ये हमारे 9 प्लेनेट के ऊपर अप्लाई किया गया तो उनमें से प्लूटो, जो हमारा 9th प्लेनेट हुआ करता था, सबसे लास्ट वाला प्लेनेट हुआ करता था, सबसे छोटा प्लेनेट हुआ करता था, वो अपने स्मॉल साइज की वजह से और अपने से पहले प्लेनेट यानी नेपच्यून को जो सर्कुलिंग वे है उसको ओवरकम करता था, जिसकी वजह से प्लूटो को उस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो प्लूटो है, जिसे हम सौरमंडल के ग्रह के रूप में आज नहीं जानते। हालांकि इसे स्मॉल प्लेनेट की लिस्ट में रखा गया है, तो स्मॉल प्लेनेट पूछा जाए तो प्लूटो आंसर आ सकता है, ट्रेडिशनल प्लेनेट में ये नहीं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? दोस्तों आंसर इसका रहेगा वीनस आंसर है, शुक्र इसका आंसर है। उसका जो एटमॉस्फेयर है काफी थिक है और उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा पाई जाती है, और जिसकी वजह से आप पढ़ते हैं सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट भी हमारा वीनस आता है, शुक्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। कि अर्थ का जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए कौन सा पार्ट जिम्मेदार है? दोस्तों, हम अर्थ के इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, 3 पार्ट में बांटा जाता है उसे। सबसे अपर वाली जो लेयर है हमारी, उसे क्रस्ट कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है। सेकंड वाली जो लेयर है उसे मेंटल कहा जाता है, प्रावार कहा जाता है। और थर्ड सबसे डीप वाली जो लेयर है उसे कोर कहा जाता है। कोर के भी 2 पार्ट होते हैं। इंटरनल पार्ट होता है वो सॉलिड होता है, जमा होता है, और आउटर कोर जो बाहर वाला पार्ट होता है वो लिक्विड वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो जिम्मेदार माना गया है, आउटर कोर होती है दोस्तों। जो लिक्विड वाला पार्ट होता है कोर का, बाहरी पार्ट, वो मूवमेंट करता है, उसकी वजह से हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र अर्थ का वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मून इज एन एग्जांपल ऑफ अ डैश ऑब्जेक्ट। चंद्रमा कैसे एक पिंड का उदाहरण है? चंद्रमा कैसा? ऑप्शन आपको दिया गया है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी यानी जिसके आर पार आप देख सकते हैं, पारभासी जिसमें से जो लाइट होती है वो क्रॉस हो सकती है, दीप ल्यूमिनस यानी चमकने वाला, अदीप नॉन ल्यूमिनस यानी जो चमकदार नहीं है, चमकता नहीं है। तो दोस्तों, मून के बारे में हम जानते हैं, चंद्रमा, पहली बात तो चंद्रमा एक सैटेलाइट है, स्टार नहीं है। स्टार की अपनी लाइट होती है, वो खुद से चमकता है। तो चंद्रमा को नॉन ल्यूमिनस अदीप्त कहा जाता है कि वो अपनी लाइट से नहीं चमकता है। जैसे अर्थ पर दिन सूरज की लाइट से होता है, ऐसे मून भी जो है वो सन की लाइट से चमकता है। इसलिए यहाँ पर डी आंसर इसका आएगा, अदीप्त उसे कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूप्रपटी गति करती है, ऊपर उठती है, निर्मित होती है? दोस्तों राइट आंसर इसका रहता है पटल विरूपण, डायास्ट्रोफिज्म। ये इसका जो है डी आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? दोस्तों राइट आंसर इसका ए रहेगा, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर हो। दोस्तों, ज्वार भाटा जैसे बनते हैं हमारे यहाँ पर, समंदर का पानी जब ऊपर उठता है वाटर लेवल, उसे ज्वार कहा जाता है, टाइड कहा जाता है। और जब पानी डाउन जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है, ईब कहा जाता है। हमारी अर्थ के ऊपर सन और मून का ग्रेविटेशन लगता है। जब दोनों एक तरफ हो, यानी तीनों लाइन में है, अर्थ, मून और सन, सन है, मून है, एक तरफ है दोनों, तो अर्थ के ऊपर डबल फोर्स लगाते हैं और डबल ही उसके ऊपर अपोजिट फोर्स लगती है, बड़ा ज्वार भाटा बनता है। अगर दोनों अपोजिट साइड में हो, एक साइड सन है, एक साइड मून है, बीच में अर्थ है,
तो भी एक सेम ग्रेविटेशन फोर्स लगता है दोनों का, और एक अपोजिट फोर्स लगता है। तो जब 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो उनकी फोर्स बढ़ जाती है, किसी भी तरफ ज्यादा फोर्स नहीं लग पाती है, जिस वजह से छोटा ज्वार भाटा बनता है। तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि नीप टाइड्स, मध्य ज्वार भाटा, छोटे ज्वार भाटा कब बनते हैं? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, तब मध्य ज्वार भाटा बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? गैस प्लेनेट, गैस जियांट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों राइट आंसर इसका रहता है जुपिटर। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो जुपिटर है, बृहस्पति है। और इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन आते हैं। ये अपना रोटेशन सबसे कम टाइम में रोटेशन करने वाला प्लेनेट है, सिर्फ 10 घंटे में रोटेशन कर लेता है अपने एक्सिस पर। ये सन के राउंड अबाउट घूमने में से 12 साल लगते हैं। और ये गैसियल प्लेनेट है, मतलब माना जाता है जो अर्थ सन का जो वॉल्यूम है उसका 1000वां हिस्सा जो है वो जुपिटर का साइज उतना है, और इसमें भी हीलियम और हाइड्रोजन जो है बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। तो इसे एक ग्रेट गैस जांट के नाम से जाना जाता है, विशाल गैस के ग्रुप के रूप में इसे जाना जाता है। 38 क्वेश्चन है दोस्तों, तो क्रमागत नव चंद्रों के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? राइट आंसर इसका रहता है दोस्तों 29.5। दो नव चंद्रमा यानी दो पूर्णिमा के बारे में पूछा गया है। यहां से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जब जो मून है वो अर्थ के राउंड अबाउट घूमता है, टाइम पूछा जाता है तो 27 दिन 8 घंटे। पूरा एक टाइम पूछा जाता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 12 सेकंड का होता है। लेकिन दो हमारी जो अमावस हो या दो हमारी जो फुल मून, पूर्णिमा हो या न्यू मून हो, उनके बीच में जो टाइम का गैप है वो 14 दिन 15 दिन के नियर अबाउट रहता है। इसलिए 29.5 सन के कंपेयर अगर करेंगे तो इतने टाइम में जो है हमारे यहाँ पर दो पूर्णिमा आती है। इसलिए कहा गया दो क्रमागत नवचंद्र, नवचंद्र यानी दो नई पूर्णिमा जो है उनके बीच में टाइम का गैप कितना रहता है? तो 29.5 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? दोस्तों सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है जो किसी भी प्लेनेट के आसपास घूमता हो, उसका रेवोल्यूशन करता हो। हमारे सोलर सिस्टम में जैसे हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पहला और दूसरा ग्रह है वो बुध है और शुक्र है, मरकरी है और वीनस है, उसका कोई सैटेलाइट नहीं है, जीरो है। अर्थ का एक है मून के नाम से। मार्स है, उसके दो आते हैं, एक फोबोस के नाम से, एक डिमोस के नाम से। सबसे ज्यादा जुपिटर के आते हैं, पुराने बुक्स में जो दिया जाता था 76 के करीब, और सैटर्न के आते हैं 63 के करीब, 29 यूरेनस के, और 14 के करीब जो है नेपच्यून के आते हैं। लेकिन नासा की एक नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है सैटर्न के प्लेनेट सबसे ज्यादा माने गए, 82 प्लेनेट उसके माने गए हैं। तो यहां पर तो पूछा गया शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। तो दोस्तों शुक्र के बारे में हमने जाना कि शुक्र और बुध, पहला और दूसरा हमारा जो प्लेनेट है उसके पास अपना कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो जीरो इसका राइट आंसर है। 40 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, पृथ्वी की भूमध्य रेखा, अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। अगर आपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है तो देखिएगा, कोशिश कीजिएगा साथ साथ क्वेश्चन निकालने की। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर इसका रहेगा लैटिट्यूड, अक्षांश। लैटिट्यूड की डेफिनेशन दी जाती है, द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। तो वही इसने यहाँ पर पूछा है कि इक्वेटर, अर्थ के बीच में जो इक्वेटर है वहां से जो कोणीय दूरी है उसे क्या कहा जाता है? तो लैटिट्यूड कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। 41 क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति 2019 कब हुआ? डेट पूछी गई है। दोस्तों दो बार सोलिस्टिस होता है हमारी अर्थ पर, दो बार संक्रांति होती है। एक बार करक संक्रांति कहा जाता है, एक बार मकर संक्रांति कहा जाता है। जैसे अर्थ के रिगार्डिंग आप पढ़ेंगे, हमारी जो अर्थ है उसके बिल्कुल सेंटर वाली जो लाइन है उसे इक्वेटर कहा जाता है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है, नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन की जो डायरेक्ट रेज है दोस्तों 21 जून को होती है कर्क रेखा पर। उसके बाद जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में होती है वो इक्वेटर पर। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर में जाती है वो मकर रेखा पर। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च फिर से ऊपर आती है इक्वेटर पर। और फिर मई जून, सॉरी, अप्रैल मई और जून, जून में फिर से वो है कर्क रेखा पर होती है। तो दोस्तों कर्क रेखा पर जो संक्रांति होती है वो 21 जून को होती है। इक्वेटर पर दो बार जो इक्विनॉक्स होता है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। और मकर रेखा कैप्रिकॉन पर जो संक्रांति सोलिस्टिस होता है वो 22 दिसंबर को होता है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रीष्मकालीन संक्रांति कब हुआ 2019 में? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा दोस्तों? 21 जून, जिसे योगा डे के तौर पर भी मनाया जाता है, वो आपका राइट आंसर है। 42 क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे पश्चिम में हंटर मून के नाम से जाना जाता है, भारत में उसे क्या नाम दिया जाता है? दोस्तों राइट आंसर इसका आता है कार्तिक पूर्णिमा।
नवंबर दिसंबर के महीने में हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा कार्तिक मास आता है, और उसमें जो 15th डे होता है, जो पूर्णिमा होती है, उसे कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, और वेस्टर्न कंट्रीज में उसे हंटर मून के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd है दोस्तों, निम्न में से कौन 23.30 उत्तर पर भारत का लगभग दो हिस्सों में डिवाइड करता है, विभाजित करती है? तो हमने देखा दोस्तों, भारत के बीच में से जो लाइन पास होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में से, वो कर्क रेखा आती है। भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास होती है। अगर सदर्न में होता तो कैप्रिकॉर्न की बात की जाती, जो अभी अभी हमने समझा। 44 क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानक समय की गणना डैश के घंटाघर से की जाती है? द इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कैलकुलेटेड फ्रॉम क्लॉक टावर ऑफ। दोस्तों भारत का जो टाइमलाइन है, पहली चीज तो याद रखिएगा, 82.5, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एक लाइन है जिससे भारत का टाइम काउंट किया जाता है। हमारा टाइम जीएमटी से 5.30, 5.5 घंटे आगे है दोस्तों। 5 स्टेट से हमारी जो जीएमटी है वो पास होती है, और उसमें उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जो जगह है, यहाँ से यहाँ के घंटाघर से टाइम कैलकुलेट किया जाता है। अगर इससे भी डीप की एक जगह पूछी जाए तो नैनी के नाम से, भारत में फर्स्ट फ्लाइट, पहला हवाई जहाज 1911 में जब उड़ाया गया था, नैनी से इलाहाबाद के लिए उड़ाया गया था, वहां से भी वो जगह फेमस है। तो नैनी ज्यादातर जगह पर पूछा जाता है। अगर नैनी ऑप्शन में नहीं है तो मिर्जापुर चलेगा, इलाहाबाद के पास है, इलाहाबाद भी राइट आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन आयनांत कब होता है? वही सेम पूछा गया दोस्तों, कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन आयनांत कब होता है? तो हमने देखा था 21 जून को कर्क रेखा पर डायरेक्ट लाइट पड़ती है, तभी यहाँ पर होता है। 46 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती? दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा भारत के मिड में से जाती है। 8 स्टेट हैं हमारे जहां से भारत के 8 स्टेट से ये पास होकर जाती है, जिसमें सबसे पहला अगर आप वेस्ट से शुरू करेंगे, गुजरात आता है, राजस्थान को टच करेगी, एमपी को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इनमें से कौन सा जो है स्टेट नहीं दिया गया है? महाराष्ट्र अलग है, महाराष्ट्र नीचे की तरफ रह जाता है, तो वहां से जो है कर्क रेखा हमारे देश में से क्रॉस नहीं। 47 आंसर पूछा गया दोस्तों, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में होने वाली भौतिकी घटना जिसमें आसमान में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्या कहलाती है? दोस्तों राइट आंसर इसका आता है उत्तर ध्रुवीय ज्योति। ये जो है वहां पर ये घटना होती है, उसे इस नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48, निम्नलिखित में से किसका नई दिल्ली की तरह 1 डिग्री के भीतर अक्षांश है? दोस्तों नई दिल्ली है, उसके आसपास जो है 1 डिग्री के अंतर अक्षांश किसका पूछा गया है? अमरनाथ गुफा, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर काफी ऊपर है, तो 1 डिग्री का गैप तो दिल्ली और अमरनाथ के बीच में हो नहीं सकता। इस्लामाबाद शहर पाकिस्तान में है दोस्तों। हम देखते हैं अमृतसर के पास लाहौर है, अमृतसर भी दिल्ली से ऊपर पड़ता है, लाहौर है, लाहौर से ऊपर कहीं इस्लामाबाद की लोकेशन आती है, तो दिल्ली के आसपास नहीं है। ढाका शहर बांग्लादेश की कैपिटल है, ढाका दिल्ली से काफी नीचे उसकी लोकेशन है। माउंट एवरेस्ट जो है यहाँ से ये इस बराबर पड़ती है, नेपाल काठमांडू जो है वो आसपास पड़ता है दिल्ली की, अगर एक लाइन में देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी पर कब दिन और रात बराबर होते हैं? तो राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों विषुव का दिन, डे ऑफ इक्विनॉक्स। मतलब विषुव, जब पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इक्वेटर पर लाइट पड़ रही होती है दोस्तों, उसे विषुव कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 93, पूर्वी देशांतर 27, उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530, 530 मीटर होना चाहिए यहाँ पर। ऊपर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। राइट, इसका आंसर दोस्तों ईटानगर आता है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, वो 93 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पड़ेगी। अगर आप जानते हैं 97.25 डिग्री तक इंडिया है, तो उसके नियर अबाउट जो पड़ता है 93 डिग्री, वहां पर ईटानगर के नाम से शहर है, ये आता है। 51 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भारत देश के उत्तर में स्थित है, भारत किसके उत्तर में है? तो राइट आंसर इसका रहता है इक्वेटर। अभी अभी हमने देखा था, इक्वेटर से अर्थ डिवाइड होती है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर। भारत 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है उस पर है, उस वो मिड से गुजरती है इंडिया के, इट मीन हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो हम किस लाइन से ऊपर हुए? इक्वेटर से ऊपर हुए, तो भूमध्य रेखा इसका राइट आंसर रहता है दोस्तों। नेक्स्ट पूछा गया 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? दोस्तों राइट आंसर आता है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है वो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कोई भी हो, उनके बीच का जो गैप है वो 111 किलोमीटर अप्रोक्स होता है, और इसके बीच के पार्ट को जोन कहा जाता है दोस्तों। ऐसे आप लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, उनके बीच का गैप 111.32 किलोमीटर होता है, जिसे गोरे के नाम से जाना जाता है।
53rd क्वेश्चन आता है दोस्तों, इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो मैंने आपको बताया कर्क रेखा भारत के 8 स्टेट से गुजरती है, वो देख लीजिए कौन कौन से मैंने बोले हैं। उनमें से यहाँ पर कौन सा है जो नहीं आएगा? कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा, एक ही पूछा गया कि इनमें से कौन से में गुजरती है, तो राइट आंसर इसका दोस्तों हमारे पास मिजोरम रहेगा। मिजोरम त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहां से ये पास होती है, और बाकी सेंट्रल इंडिया, मेन इंडिया जो है उसके 6 स्टेट हमारे पास आते हैं। 54th क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है, जिसे उपसौर भी कहा जाता है? दोस्तों, जो हमारी अर्थ है वो सन के राउंड अबाउट घूमती है, और जब ये उसके राउंड अबाउट घूमती है तो वो इलेप्टिकल वे में होता है, दीर्घवृत्ताकार एक वे होता है, जिसमें कभी तो अर्थ उससे दूर होती है, कभी अर्थ उसके पास होती है। जब अर्थ उसके पास होती है इसे कहा जाता है उपसौर, पेरीहिलियन। जब अर्थ उससे मैक्सिमम दूरी पर होती है इसे कहा जाता है अपसौर, एपहिलियन। उपसौर के टाइम हमारी पृथ्वी का और सन के बीच का जो गैप है वो 14.17 करोड़ किलोमीटर के नियर अबाउट रहता है। अपसौर के टाइम 15.20 करोड़ के किलोमीटर नियर अबाउट रहता है। उपसौर जब सूरज पृथ्वी सबसे पास में होती है वो वाली सिचुएशन जो है वो होती है दोस्तों 4 जनवरी को, और जो अपसौर होता है सबसे दूर होता है वो होती है दोस्तों 4 जुलाई। ये 3 क्वेश्चन यहां से याद रखिएगा। उपसौर क्या होता है? जब अर्थ और सन सबसे पास में हो। अपसौर एफिलियन है जब सबसे दूर। सबसे पास में है तो डिस्टेंस रहेगा 14.70 करोड़, मैक्सिमम रहेगा 15.20 करोड़, और सबसे पास में होगा 3 जनवरी को, सबसे दूर होगा 4 जुलाई को। यानी इसका आंसर क्या रहना चाहिए? अपसौर पूछा गया दोस्तों, तो 4 जुलाई इसका राइट आंसर। 55th क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, एक सामान्य केंद्र के बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं से सम्मिलन को क्या कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर आता है इसका समकाल, समकाल रेखा। समलवण रेखा समंदर में बराबर लवणता वाले दो स्थानों को जो जोड़ती है उसे समलवण रेखा कहा जाता है। समभार रेखा, समतड़ित झांझा रेखा जहां पर चक्रवात एक जैसे बनते हो उन्हें जोड़ती हो उन्हें कहा जाता है। राइट, इस तरह से समकाल टाइम से रिगार्डिंग है, तो सेम टाइम पीरियड को जो लिंक करती हो लाइन उसे समभार, समकाल रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्य से नहीं गुजरती? सेम वहीं से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? कहां से नहीं गुजरती? आंध्र प्रदेश। हमारे 8 स्टेट से गुजरती है, आंध्र प्रदेश साउथ की तरफ है तो इसका नंबर वहां पर नहीं आता है। 57 क्वेश्चन पूछा गया, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों रहता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश के समानांतर। हमारी भूमध्य रेखा होती है, उसके ऊपर सर्कल 1 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उसके ऊपर 20 नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 90 डिग्री तक ऐसे सर्कल बनते हैं, उसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है। 58 क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 90 डिग्री पूर्वी मध्याह्न कहां से नहीं गुजरती? यहां से आपको थोड़ा सा सोच समझकर क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। सिक्किम इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। मेघालय, भूटान, बांग्लादेश 90 डिग्री पर लगभग एक लाइन में आ सकता है, सिक्किम उससे थोड़ा पहले पड़ता है। 59 क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय मानक समय देशांतर कितने डिग्री के अनुरूप है? दोस्तों मैंने आपको बताया था भारत का जो टाइमलाइन है वो कितने डिग्री है, 28 पॉइंट सॉरी 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, वहां से भारत का टाइम डिसाइड होता है। 3-4 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। भारत का इंटरनेशनल सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन किसे कहा जाता है? 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को, पूर्वी देशांतर को। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो यहाँ पर पूछा गया कितने डिग्री से होती है, 22.5 डिग्री, बस इतना। और जीएमटी से कितना टाइम हमारा आगे आता है? तो 5.5 घंटे, प्लस 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन लिखा जाता है, आईएसटी प्लस 5। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सुनामी से क्वेश्चन उठाया गया, सुनामी किस कारण होती है? सुनामी, कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है दोस्तों, सबसे ज्यादा सुनामी जापान में आती है। और सुनामी का मतलब होता है जब समंदर के नीचे वोल्केनिक इरप्शन होता है उससे अर्थक्वेक बनता है। उस अर्थक्वेक से, भूकंप से जो एनर्जी पानी को मिलती है उससे बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, टाइड्स बनती हैं, जिन्हें सुनामी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए रहेगा दोस्तों, सुनामी के कारण जो है सॉरी पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण सुनामी। तो ये थे दोस्तों आज की हमारी क्लास, और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही और क्लासेस लेकर हम आते रहेंगे। थैंक यू।